हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 12 फॉर्मली स्टार्ट करने लगे हैं एंड द चैप्टर इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है जी। फर्स्ट टू ब्रेक द वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो निकला है इलेक्ट्रिक चार्ज से एंड स्टैटिक एज यू नो हम फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं। स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट और डायनामिक मीन्स इन मोशन या दैट थिंग दैट इज मूविंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वुड डील चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस विच वुड बी एट रेस्ट। जैसा कि हमें पता है चार्जेस रेस्ट पे भी हो सकते हैं और चार्जेस मूव भी कर सकते हैं, मगर जब हम चार्जेस को रेस्ट पे स्टडी कर रहे होंगे, जब वो मूव नहीं कर रहे, तो दैट वुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक। मगर जब हम चार्जेस को मूव करवाएंगे विच वुड बी इन द फर्दर चैप्टर्स, तो वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स आएगा और हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए इलेक्ट्रिक में स्पेसिफिक टर्म क्या होगी। ठीक है जी। अब चार्जेस की बात करनी पड़ेगी हमें पहले। तो चार्जेस हमें पता है दो तरह के हैं, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। आपको अगर मैट्रिक की बुक से याद हो, यूजली जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, या चार्जेस कौन से पॉजिटिव होते हैं कौन से नेगेटिव होते हैं, द ईजिएस्ट थिंग इज़ नेगेटिव यूजली इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड होता है और पॉजिटिव प्रोटॉन से एसोसिएटेड होता है, और न्यूट्रॉन एज यू नो इज़ अ न्यूट्रल चार्ज। अच्छा, इन चार्जेस को इकट्ठा रखने के लिए जो सी फोर्स लग रही है उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। और इसी सब को, इस फोर्स को स्टडी करने के लिए, इन चार्जेस जो कि रेस्ट पे, इनको स्टडी करने के लिए जो चैप्टर है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कूलम्स लॉ, जो कि सबसे पहला लॉ बना, द ईयर इज़ रिटन इन द बुक, प्लीज़ अंडरलाइन दैट, वो MCQs में आ सकता है। ठीक है जी। वो कूलम्स लॉ है। अब ये डील किसे कर रहा है? ये डील कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स को। ठीक है। एंड दिस law would give us a quantitative force, which means I would know the quantitative nature of the force। मुझे ये पता चलेगा कि अगर दो चार्जेस हैं तो उनके दरमियान मैग्नीट्यूड क्या है फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स का। इसका मतलब है दैट इज क्वांटिटेटिव नेचर, क्वांटिटेटिव फोर्स है। दिस कुड बी इन द MCQs। ठीक है जी। अच्छा जी, अब कूलम ने किया क्या? कूलम रैन सम एक्सपेरिमेंट्स। उसने देखा अगर मैं दो चार्जेस रखता हूँ, उनका मैग्नीट्यूड बढ़ाता हूँ तो फोर्स पे क्या असर होता है। अगर मैं उनको ये दरमियान का डिस्टेंस बढ़ाता हूँ, पार्टीशन बिटवीन द चार्जेस, तो उसका अफेक्ट क्या होगा। और उसने अपने ये सारे रिजल्ट्स एक फॉर्मूला की सूरत में हमारे सामने निकाल दिए। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो उसने देखा कि जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। अभी हम सिर्फ दो चार्जेस की बात करें, इसका मतलब अगर Q1 एक चार्ज है और Q2 एक चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। और फिर दूसरी बात, जैसे कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ हम पहले भी पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के चैप्टर में, दैट फोर्स, वही कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the distance, square of the distance between the charges। ठीक है। फॉर्मूला हम ले आए, प्रोपोर्शनैलिटी को हमने चेंज किया, इक्वल में तो डेफिनेटली फिर हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगेगा, और वो इस केस में k है। आप देख लें k Q1 Q2 ओवर R2, वही चीज़। Q1 इज अ चार्ज एंड Q2 इज अ चार्ज, और R स्क्वायर आना था यहाँ। ठीक है जी। और R इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है जी। अब इसकी स्टेटमेंट, इस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो उसने कुछ इस तरह बनाई कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, अब पॉइंट चार्जेस को भी हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है पहले, मगर आई एम डिफाइनिंग इट अगेन। पॉइंट चार्जेस, एक तो ये कि हम लोगों ने बात की हुई है कि डायमेंशनलेस, इतने छोटे कि हमें वो डायमेंशनलेस हों, एक डेफिनेशन तो ये है। या दूसरी डेफिनेशन हम इस तरह ले सकते हैं कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, जो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है, दैट इज़ मच मच लार्जर देन द चार्ज इट्सेल्फ, तो उसे पॉइंट चार्ज कहा जाएगा। इसका मतलब है अगर R इज़ मच मच ग्रेटर देन Q1 एंड Q2, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? हम इसे पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। ठीक है जी। ठीक। अब वो एक और चीज़ जो कि रह गई, वो यही, आप मैट्रिक की बुक में भी इसको स्टडी कर चुके हैं कि
सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान वुड बी फोर्स ऑफ रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और नेगेटिव दो अगर चार्जेस हैं तब भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। अब ये फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी होगी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी वो मुझे कहाँ से मालूम होगा, वो हमें कूलम लॉ से मालूम होगा। फोर्स बढ़ती जाएगी, चाहे वो अट्रैक्शन की हो चाहे वो रिपल्शन की होगी, अगर मेरे चार्जेस बड़े होते जाएंगे, अगर मेरे चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता जाएगा। फोर्स कम होती जाएगी, फोर्स कम होती जाएगी अगर उनके दरमियान सेपरेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है जी, तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है हमारे पास कि द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, वही चीज़ पॉइंट चार्जेस को डिस्कस कर लिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। हमने मैग्नीट्यूड लेना है चार्जेस की, मिकदार लेनी है चार्जेस की, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और वही उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव करवा दिया। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं कांस्टेंट को डिफाइन करने के। यहाँ कांस्टेंट क्या है वो हमने बात की कि कांस्टेंट के है, उसकी वैल्यू क्या है, इट्स वैल्यू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हम जानते हैं, अगर जनरली बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, अगर जनरली देखा जाए इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ली जाए, हम बिजली कहते हैं, वो हर चीज़ में से पास नहीं करती। जैसे हम कहते हैं ठीक है, अगर वही चीज़ इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक है, देन देयर आर सेमी कंडक्टर्स, तो अगर कंडक्टर्स हैं तो कंडक्टर्स में तो इलेक्ट्रिसिटी बड़ी आसानी से पास कर जाती है, मगर जैसे हम इंसुलेटर्स पे आते हैं तो वो इतनी आसानी से पास नहीं करती। दैट मीन्स कोई एक चीज़ उसे पास करने की इजाज़त दे रही है और कोई चीज़ पास करने की इजाज़त नहीं दे रही। ये इजाज़त देना जो हम कह रहे हैं कि कैन इट पास थ्रू सम मीडियम, वो क्या है, परमिटिविटी। तो अभी हम ये जर्नल स्टेटमेंट ले रहे हैं तो डेफिनेटली हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वेदर द स्पेस इज परमिशन दे रही है उस फोर्स को गुजरने की या नहीं। ठीक है जी, इसकी वैल्यू इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, पुटिंग द वैल्यू इन के वुड 1/4 पाई इज 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट की, कैलकुलेट करिए प्लीज़, इसे कैलकुलेट करिए एंड सी इफ योर आंसर इज द सेम। तो हमारे पास आंसर क्या है, 9 × 10⁻9 न्यूटन पर मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है जी, अब समहाउ यू फॉरगेट द यूनिट्स, एमसीक्यूज में आया हुआ, एंड द यूनिट्स वैल्यू जो है वो यूनिट्स पे भी डिपेंड कर रही है, हम कौन सा सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं एंड ऑल दैट। अगर हमें यूनिट्स भूल जाते हैं कि यूनिट्स किस तरह हम निकालें, अच्छा जी, मैं इस वैल्यू को पुट करती हूँ फोर्स के फॉर्मूला में, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आगे प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड स्क्वायर डिस्टेंस आ गया। ठीक है जी, मुझे एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स देखने हैं, तो डेफिनेटली हम एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आए और 1/4 पाई F(Q1 Q2/r²। ठीक है जी, चार्ज के यूनिट्स, हाँ जी, चार्ज के अगर आपको याद हो यूनिट्स, तो हम लोगों ने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा था, 7 बेसिक या बेसिक यूनिट्स थे, और उसमें चार्ज का यूनिट भी था जिसको हमने कूलम ही कहा था ऑन द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट। ठीक है जी, अब ये तो आ गया 1/4 पाई इज अ कांस्टेंट, इट हैज़ नो यूनिट्स, Q1 कूलम, Q2 कूलम, ठीक है, ओवर फोर्स इज न्यूटन एंड डिस्टेंस हमेशा मीटर में मेजर होगा, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर, तो क्या आ गया, कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो दैट वुड गिव मी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये तो यूनिट हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। K का यूनिट अगर देखना है तो K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलें जी, K =
1/4πε0। तो जो ये कांस्टेंट है, तो अगर मैं इसके यूनिट ε0 के यूनिट्स को इन्वर्ट कर दूं, दैट वुड गिव मी द यूनिट्स ऑफ के। तो के यूनिट फिर क्या बन गए हमारे पास, ठीक है जी, हमारे पास आ गया है के यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्योंकि इसके यूनिट्स को हमने ε0 के यूनिट्स को इन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है के यूनिट्स में, ε0 के यूनिट्स में ये ज़्यादातर MCQs में आ जाते हैं। अच्छा जी, अब एक और चीज़ जो हम बात कर रहे हैं कि जो ये फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, इसकी क्वांटिटी मुझे पता चल गई, इसका मैग्नीट्यूड पता चल गया। ये एक्ट कहाँ करेगी, इफ दिस इज अ चार्ज एंड दिस इज अ चार्ज, आई एम नॉट getting into whether it is positive or negative. Force would act in the line joining the charges। ठीक है जी, line joining both the charges। और एक और चीज़ जो हमें जहन में रखनी है कि ये R कहाँ से लिया जाएगा। अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स वाला चैप्टर याद है तो R हमेशा फ्रॉम सेंटर ऑफ वन पॉइंट टू सेंटर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट लिया जाता है। तो यहाँ चार्जेस की बात है, अगर ये लेट्स ये मेरा चार्ज है तो मैं डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, हम यहाँ सेंटर से लेंगे। ठीक होगी बात, ये बात भी होगी। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है दैट इज अ म्यूचुअल फोर्स, एक बाहमी फोर्स है, म्यूचुअल। इसका मतलब है अगर Q1 एग्जर्ट कर रहा है एक फोर्स Q2 पे, तो Q2 भी एग्जर्ट करेगा एक फोर्स Q1 पे, इसलिए ये म्यूचुअल फोर्स है। ठीक है, अब फोर्स म्यूचुअल है, वही चीज़ Q1 Q2 पे तो Q2 Q1 पे, मगर फोर्स जो ये एक दूसरे पे एग्जर्ट करेंगे वो बराबर होगी। ठीक है, दैट वुड बी इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फोर्स इक्वल होगी और उस फोर्स की मैग्नीट्यूड मुझे कूलम लॉ के फॉर्मूला से ही मिलेगी। डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन वुड बी ऑपोजिट। तो अगर एक फोर्स F12 है, और अब क्योंकि हम डायरेक्शन की बात करने लगे हैं तो इट वुड बी बेटर कि मैं इसके ऊपर एरो डालूं। ठीक है, एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, म्यूचुअल फोर्स। अच्छा जी, अगर वही चीज़, अगर Q2 एग्जर्ट कर पे फोर्स लगा रहा है Q1, उसको मैंने F21 से डिनोट किया, और जो एंड दैट ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 लग रही है, Q1 पे Q2 की वजह से लग रही है, उसको हमने F12 डिक्लेयर किया। तो ये दोनों फोर्सेस वुड बी इक्वल बट ऑपोजिट ऑफ इन डायरेक्शन। वही चीज़, मैग्नीट्यूड देखना है फोर्स कितनी लग रही है, इस फॉर्मूला से पता चल जाएगा। और मगर अब हम आगे हैं कि डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वही चीज़, डायरेक्शन के लिए हमें कोई ना कोई यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वही यूनिट वेक्टर R21 ले लिया हमने एक, और एक R12 ले लिया। ठीक है, और वही चीज़ के लेट मी ऐड इट ओवर F12 एंड F21 डायरेक्शन है, तो आई वुड जस्ट मैग्नीट्यूड फिर से याद रखें, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और वो मैग्नीट्यूड हम इस कूलम लॉ के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R², और वही चीज़, सेम चीज़ मैं यहाँ लिखूँगी 1/Q1 Q2। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ फ़र्क कहाँ आ रहा है, फ़र्क आ रहा है द यूनिट। ठीक है जी, और इधर से मुझे ये पता चलेगा कि जैसे कि मैंने कहा कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, मगर मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम है। इसका मतलब है द यूनिट वेक्टर्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आप चाहे 2-1 के साथ शो कर लें, आई एम फॉलोइंग द बुक, तो इस वजह से मैंने ये, ठीक है जी। तो ये आपका कूलम्स लॉ का सारा मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई। अच्छा जी, अब एक और चीज़, द साइन ऑफ द चार्जेस, चार्जेस का साइन डिटरमाइन करेगा वेदर द फोर्स वुड बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वही बात।
opposite charges would attract and similar charges would repel each other. अब जो एक और इम्पॉर्टेंट एंड द फाइनल थिंग इन दिस टॉपिक इज कि अभी तो यहाँ हमने डील किया जर्नल स्टेटमेंट को, और जर्नल स्टेटमेंट हम हमेशा फ्री स्पेस में लेते हैं. अब हम बात करेंगे अगर फ्री स्पेस नहीं है, अगर हम फ्री स्पेस की जगह कोई मीडियम रख देते हैं. ठीक है जी. इफेक्ट ऑफ मीडियम क्या होगा? पहले मीडियम नहीं था तो वी वर यूजिंग के में एप्सिलॉन नॉट आ रहा था. हमारे पास के वॉज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है जी. एक्सपेरिमेंट किया गया, दे प्लेस डिफरेंट मीडियम, और यूजली जो मीडियम रखा उन्होंने पहले जो आपको स्टडी करवा रहे मीडियम को इंसुलेटर रखा. इंसुलेटर मीन्स कि वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फोर्स को पास करने की इजाज़त नहीं दे रहा. ठीक है जी. इजाज़त नहीं दे रहा. और इसी इंसुलेटर को हम देखेंगे आगे कि हम डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं. डाई इलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं वो इस चैप्टर में एट द लास्ट गिवन है, उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. इंसुलेटर रखा, जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड सी बात है, लॉजिकल बात है कि फोर्स कम हो जाएगी क्योंकि वो इजाज़त नहीं दे रहा फोर्स को पास करने की. परमिटिविटी कम हो गई. तो वही बात कि अब फोर्स कम हुई तो जो ये फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर कम हुई. तो व्हाट डू यू थिंक कि कोई चीज़ को मल्टीप्लाई होना चाहिए ऊपर या फिर कोई चीज़ नीचे आएगी? कम करना हमने फोर्स को, विच मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ नीचे आएगी. ठीक है. फिर से एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट था, ये एप्सिलॉन आर है. एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था. फ्री स्पेस इजाज़त दे रही है या नहीं. एप्सिलॉन आर वो मीडियम इजाज़त दे रहा है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है. ठीक है. वो इजाज़त दे रहा या नहीं दे रहा, मगर यहाँ ये रिलेटिव परमिटिविटी होगी. relative means we are comparing it with something, और usually compare फ्री स्पेस ही होता है. ठीक है जी. वो रिलेटिव परमिटिविटी आ गया. रिलेटिव परमिटिविटी की डिफरेंट वैल्यूज टेबल 12.1 में गिवन है. यू हैव टू स्टडी दोज. वैक्यूम की जैसे उन्होंने कहा 1 है, एयर भी 1.0006 है विच इज़ वेरी क्लोज टू 1, तो वी टेक इट एज 1. ठीक है जी. और कूलम फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला आ गया. दिस वैल्यू क्लोज टू 1. ठीक है. तो हम एयर के लिए भी वैल्यू को वैक्यूम जहाँ कुछ नहीं मौजूद, एयर नहीं मौजूद, उसकी तो 1 ही है. एयर की 1 टू बी वेरी प्रिसाइज 1.0006 है, मगर दैट इज़ क्लोज टू 1, तो हम उसे 1 ही लेते हैं. मगर जैसे जैसे आप देखते जाएं आगे 12.1 में हम एयर से हट रहे हैं एंड वी आर गोइंग इनटू सॉलिड्स, ग्लास, मिका, तो हमारी वैल्यूज़ डिफरेंट हो रही हैं. वाटर के लिए ज़रा देखिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है दैट इज़ उसमें रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू 78.5. इसका मतलब है अगर सेम चार्जेस हों, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हो, उनके दरमियान डिस्टेंस सेम हो, मगर हम मीडियम को फ़र्क करते जाएं. ठीक है. हम वी कीप ऑन चेंजिंग द मीडियम, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. आई होप द टॉपिक इज क्लियर. कोई सवाल होंगे तो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो.